जब सूरज का रिश्ता मेरे लिए आया तो जैसे मेरे सोए हुए जज्बात जाग उठे थे, क्योंकि मैं शादी की उम्मीद लगाना अब छोड़ चुकी थी। हालांकि मेरे माँ बाप ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी होगी। लेकिन जब सूरज का रिश्ता आया तो दिल में फिर से नए जज्बात जागे थे। उम्मीद की किरण फूटी थी कि मैं भी एक शादीशुदा जिंदगी बिताऊं। मेरी किस्मत में भी मेरे पति का प्यार होगा और उसकी बाहों में समाकर मैं सारे दुखों को भूल जाऊंगी। और जब मैंने सूरज की तस्वीर देखी तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ था। पहले तो भगवान मुझसे मुंह मोड़कर बैठा था और मुझे पक्का यकीन करा दिया था कि मेरी जिंदगी में अब कोई हमसफर आ ही नहीं सकता। लेकिन जब सूरज का रिश्ता आया और उसकी तस्वीर देखी तो मेरा दिल पहली बार में ही उस पर लट्टू हो गया। इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम कि मेरा दिल बेइख्तियार धड़कने लगा था और मैंने सर झुकाकर अपनी माँ को शादी के लिए रजामंदी दे दी। मेरी माँ भी इस रिश्ते पर दिलो जान से राजी थी और होती भी, क्यों ना सूरज में कोई बुराई भी तो नहीं थी। अच्छा पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान था। यूं ही मार्केट में एक दिन सूरज की माँ मेरी माँ से टकरा गई थी। सूरज की माँ और मेरी माँ कभी स्कूल में एक साथ पढ़ा करती थी और जब माँ ने मेरी शादी का जिक्र सूरज की माँ के सामने छेड़ा तो सूरज की माँ ने फौरन अपने बेटे सूरज का रिश्ता पेश कर दिया। हालांकि उन्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सूरज में कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन वह बस एक सीधी सादी और ऐसी लड़की चाहती थी जो उनके घर को घर बनाकर रखे। आजकल की तेजतर राल लड़कियां उन्हें पसंद नहीं थीं, जो शादी के दूसरे दिन ही घर में बंटवारा कर देती हैं, माँ बाप को अलग कर देती हैं। और यूं जब सूरज की माँ ने मुझे देखा तो फौरन मेरा रिश्ता मेरी माँ के सामने पेश कर दिया और माँ तो जैसे दिलो जान से राजी थी। उन्हें और क्या चाहिए था। वैसे भी मेरी उम्र निकली जा रही थी 25 के बाद, लेकिन कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था और वजह थी हमारी गरीबी। लड़के वालों को भर भर के दहेज चाहिए था। किसी को भी मेरी खूबसूरती, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा हुनर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बस रिश्ते की बात करते ही सबसे पहले पूछते दहेज में क्या क्या दोगे, और जब मेरी माँ गहरी सांस लेकर नजर झुका दिया करती तो मुझे देखने के लिए आई औरतें चुपचाप खिसक लेती। पिछले 5 साल से यही सब कुछ चल रहा था और मेरी उम्र होते होते 26 साल हो चुकी थी। खैर झटपट मेरी और तेज की मंगनी तय हो गई और अब शादी की तैयारियां भी शुरू होने लगी। मेरी सांस आए रोज मेरे घर पाई जाती, मुझे खुद अपने साथ मार्केट ले जाती और शादी की शॉपिंग कराती। वह ऐसे खुश थी जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूं। इतनी अच्छी सांस पाकर तो मैं खुशी के मारे फूले नहीं समाती थी। भगवान ने जब नहीं दिया था तो नहीं दिया था, लेकिन अब जब दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया था। इतना हैंडसम कमाऊ पति और इतनी अच्छी माँ जैसी सांस सूरज के घर में। कोई और नहीं था, सूरज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे ससुर बहुत पहले ही गुजर चुके थे। अब अकेली मेरी सास थी और उनका बेटा सूरज सूरज नौकरी करता था और दोनों माँ बेटे आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। खैर जैसे तैसे दिन गुजर गए और मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। ठीक शादी वाले दिन मैंने सूरज को देखा था। उसके चेहरे के हाव भाव से मैं कोई अंदाजा नहीं लगा पाई कि वह इस शादी से खुश है या नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया था मैं अपनी मोहब्बत और अपने सेवा भाव से सूरज का मन जल्दी ही जीत लूंगी। मैं दुल्हन बनकर सूरज के साथ विदा होकर उसके आंगन में उतर आई। छोटी मोटी रस्मों के बाद मुझे सूरज के कमरे में पहुंचा दिया गया और अब मैं बड़ी ही बेचैनी से सूरज का इंतजार कर रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी की आजमाइश तो अब शुरू होने वाली थी। जब सूरज कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था। मैं जल्दी से सिमटकर बैठ गई, घूंघट थोड़ा सा और नीचे को कर लिया था। कमरे में आने के बाद सूरज ने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और मेरा दिल और भी जोरों से ढक हुआ था। आगे बढ़कर सूरज ने सबसे पहले अपने जूते और मोजे उतारे, उसके बाद घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रख दी। अपना मोबाइल जेब से निकालकर भी उसने साइड टेबल पर रख दिया था और फिर गहरी सांस लेता हुआ वह मेरे सामने आकर बैठ गया। फिर अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर उसने मेरी उंगली में पहना दी। फिर बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। मैं उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी
उसने बिना मुंह देखे ही मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दे दिया था। मुझे हैरानी हो रही थी, वरना शादी की पहली रात तो पति बहुत बेकरार होता है दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए, लेकिन सूरज ने तो मेरा घूंघट ही नहीं हटाया था। मैं काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो बेचैन होकर मैंने खुद ही अपना घूंघट उलट दिया और हैरान नजरों से सूरज की ओर देखने लगी। वह जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे घूंघट पलट देख मेरी ओर देखने लगा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम थक गई होगी, ऐसा करो, अपने भारी भरकम कपड़े बदलकर आराम से सो जाओ। मैं तो हैरत के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ये रात ऐसी बातों की तो नहीं थी। शादी की पहली रात पति पत्नी एक दूसरे से मोहब्बत की बातें करते हैं, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और यहाँ सूरज मुझे सोने के लिए कह रहा था। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तो ही तेज ने अपना तकिया उठाया और अलमारी से अपनी एक चादर निकालकर कमरे से लगे स्टडी रूम में जाने लगा। जाते जाते बोला, आराम से कपड़े बदल कर सो जाओ, मैं बराबर वाले कमरे में सो जाता हूँ। मैंने हड़बड़ा हुए कहा, लेकिन आप उधर क्यों सोएंगे? आप यहां भी तो सो सकते हैं ना। सूरज मेरी तरफ पलटा नहीं। सो सकता? तुम्हारे साथ और क्यों नहीं सो सकता? बहुत जल्द तुम्हें मेरी यह मजबूरी समझ आ जाएगी। अभी फिर फिलहाल ज्यादा सवाल जवाब मत करो और आराम से सो जाओ। सूरज मुझे हैरान और परेशान छोड़कर चला गया। मैंने गहरा सांस लेकर खुद को संतुष्ट करने की कोशिश की थी कि हो सकता है तेज थका हुआ हो, या फिर वह इस रिश्ते की शुरुआत करने के लिए शर्मा रहा हो। कुछ लड़के भी शर्मीले टाइप के होते हैं, शायद सूरज भी थोड़ा शर्मीला टाइप का हो। मैं हल्के से मुस्कुरा दी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सूरज की सारी शर्म और झिझक निकाल दूंगी और उसे खुद का ना दीवाना बना लूंगी कि मुझे छोड़कर एक मिनट भी नहीं रह पाएगा। यह सोचकर मैं बाथरूम में चली गई। कपड़े बदलकर आराम से बेड पर आकर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरी शादी की पहली रात इस तरह सुनी सुनी जाएगी। मुझे एहसास नहीं था, जैसे तैसे मुझे नींद आई। सुबह दरवाजे पर खटखट की आवाज से मेरी आंख खुली थी, तो मैंने देखा सूरज आगे बढ़कर दरवाजा खोल रहा था। वह कब कमरे में आया था मुझे नहीं पता। दरवाजे पर मेरी सांस थी सूरज को, और मुझे जागता देखकर वो खुश हो गई। मैंने भी बेड से उतरकर उनका आशीर्वाद लेने लगी। कहने लगी, बहू जल्दी से नहा धोकर फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता तैयार करवाया है। मेरी सास मेरे सर पर हाथ फेरकर प्यार करते हुए नीचे चली गई। मैंने सूरज की तरफ देखा, वो ना जाने कब का जाग गया था, तरोताजा एकदम तैयार खड़ा था। अगले ही पल सूरज ने मेरा हाथ थामा तो मेरा दिल धक से हुआ। धीरे धीरे ही सही, सूरज मेरे करीब आ रहा था। आई एम सॉरी आरती, रात में तुम्हें टाइम नहीं दे सका, बट मेरी मजबूरी थी। ऐसा करो, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। उसकी बात पर मैं हल्के से मुस्कुरा दी और तैयार होने के लिए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। मेरी सास ने बहुत ही अच्छा नाश्ते का इंतजाम किया था और मेरी सास हर चीज मेरे प्लेट में डाले जा रही थी। पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा था, क्योंकि मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही थी। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था और मेरी सास भी गर्दन अकड़ा कर कह रही थी, आंख मेरी बहू जो है, खुद मैंने अपने पसंद से अपने बेटे की शादी कराई है, और मेरा बेटा भी इतना अच्छा है कि मेरी पसंद पर फौरन अपना सर झुका दिया। खैर, जैसे तैसे पूरा दिन गुजर गया था। शाम को जब मैं कमरे में आई तो दिल फिर नए अंदाज में धड़कने लगा। मैंने सोच लिया था, आज मैं सूरज को अपने पास से कहीं दूर नहीं जाने दूंगी। मैंने दिन में एक मैरून रंग की साड़ी पहन ली थी। कमरे में आने के बाद मैंने एक बहुत ही फैंसी मैक्सी लेकर बाथरूम में चली गई, और जब वो पहनकर आई और आईने के सामने खड़ी हुई तो मेरी गोरी रंगत उस लाल मैक्सी में दमक रही थी। मेरी जबानी फूटकर उस मैक्सी से जाहिर हो रही थी। खुद को देखकर मुझे खुद पर ही प्यार आया था। खुद पर परफ्यूम स्प्रे करने के बाद मैंने एक नज़र दोबारा से खुद को देखा। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, और जब सूरज कमरे में दाखिल हुआ तो एक पल के लिए मुझे देखकर चौंक सा गया था, जबकि मेरी नजरें खुद ब खुदा था। आज सूरज मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। धीरे से चलता हुआ वह मेरे पास आया था, मुझे कंधे से पकड़कर बेड पर बैठा दिया, जबकि मैं अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही थी
कि आगे सूरज अब कोई शरारत जरूर करेगा। लेकिन सूरज ने कोई भी शरारत नहीं की। उल्टा उसने जो बोला था, मैं हैरानी से उसे देखने लगी। कहने लगा, आराम से सो जाओ, जो तुम सोच रही हो वह मैं नहीं कर सकता। ये कहकर उसने अपना तकिया उठाया और चद्दर उठाई और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, लेकिन आप यहाँ इश्क में क्यों नहीं सो सकते? कहने लगा, नहीं सो सकता, मेरी मजबूरी है, तुम्हें अकेले ही कमरे में सोना पड़ेगा। मैंने कहा, क्यों? क्या यह कोई रस्म का हिस्सा है? जिस तरह आराम से वह बातें कर रहा था, मुझे लगा शायद यह कोई रस्म होगी। कहने लगा, नहीं, कोई रस्म नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो नहीं सकता। मैंने कहा, लेकिन क्यों नहीं सो सकते? क्या आपको मुझसे शर्म आती है? अब तो हमारी शादी हो गई है, हम जिंदगी भर के साथी हैं, और पति पत्नी के रिश्ते में शर्म कैसी ठीक है। अगर आपको अभी रिश्ता शुरू करने में झिझक महसूस होती है तो कोई बात नहीं, हम अभी अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करते, इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम देते हैं। लेकिन तुम कमरे में तो सो सकते हो ना? मैं सोफे पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाओ। इस तरह स्टडी रूम में जाकर सोते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर सुबह सुबह अगर कमरे में कोई आ गया और आप स्टडी रूम में सोते मिले तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी घर में अभी मेहमान भरे पड़े हैं इसकी। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगा। और रही बात इस रिश्ते को शुरू करने के लिए शर्म और झिझक की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पति की नज़र में यह कोई बड़ी बात नहीं थी और वह अपना तकिया उठाकर स्टडी रूम में चला गया, जबकि मैं हैरान रह गई थी। मैंने सोचा शायद वह शर्मा रहा होगा, लेकिन बताते हुए उसको बुरा भी लग रहा हो, इसीलिए ऐसा कर रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे यह उसके रोज की रूटीन बन गई थी। मेरा पति पूरा दिन मेरे साथ ठीक ठाक रहता, लेकिन रात होते ही मेरे कमरे से निकल जाता। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मैंने सूरज से प्यार से पूछा, गुस्से से पूछा, बार बार पूछा, लेकिन बस उसकी एक ही जिद थी कि तुम्हारे साथ कमरे में नहीं रह सकता। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और मेरी सास ने एक दिन मुझसे पूछ ही लिया, बहू कोई खुशखबरी है या नहीं? क्योंकि आजकल तो शादी के पहले साल, बल्कि शादी के दूसरे तीसरे महीने ही लड़कियां खुशखबरी सुना देती हैं। तो मैंने सर झुकाकर कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सास मायूस नहीं हुई, क्योंकि अभी शादी को सिर्फ 15 महीने गुजरे थे। और फिर 2 महीने बाद फिर मेरी सास ने पूछा, तो अब भी मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं थी। मेरी सास ने मामला भगवान पर छोड़ दिया और चुप साध ली। लेकिन अब तो मेरी शादी को पूरा 1 साल गुजर चुका था और सूरज मेरे पास नहीं आया था। मैंने भी धीरे धीरे हालात से समझौता कर लिया था। शायद सूरज खुद ही एहसास करे और वो मेरे करीब आए। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अपने माँ बाप को बताकर उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, और फिर सूरज को छोड़कर मैं अपने माँ बाप की परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसलिए चुपचाप सूरज के साथ समझौता करने पर तुली हुई थी कि शायद धीरे धीरे सूरज अपनी परेशानी मुझसे शेयर करे। लेकिन शादी के 1 साल बाद भी सूरज खुलकर सामने नहीं आया था। और अब तो मेरी सास का सब्र भी जवाब दे गया था। वह थोड़ी परेशान भी नजर आने लगी थी। और जब उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि बहू अब तो शादी को 1 साल हो गया है, आखिर कोई खुशखबरी है या नहीं, तो मुझे भी इस बार गुस्सा आया था। लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा कर रह गई। मैंने सोच लिया था पहले सूरज के बारे में अच्छे से पता करूं कि आखिर उसके इस रवैये के पीछे वजह क्या है कि वह मेरे करीब नहीं आता। मैंने उसकी जासूसी करना शुरू कर दी। जब वह स्टडी रूम में सोने जाता तो मैं चुपके से दरवाजे से कान लगाकर अंदर से आने वाली बातों को सुना करती। अंदर से सिर्फ सूरज के बोलने की आवाज आती तो कभी उसके हंसने की। मैंने एक दिन स्टडी रूम के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं हैरान रह गई क्योंकि उसने कमरे को अंदर से लॉक कर रखा था। मैंने हल्के से दरवाजे पर दस्तक भी दी तो सूरज के बोलने की आवाज एकदम बंद हो गई थी। मैं जोर जोर से दस्तक भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरे दरवाजे के साथ लगा मेरी सास का भी कमरा था। इसीलिए मैं मन मसोस कर रह गई। लेकिन अगली रात जब सूरज कमरे में आया और लेकर स्टडी रूम में जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, सूरज, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। आखिर तुम स्टडी रूम में जाकर क्यों सोते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझसे दूर क्यों रहते हो? और तब सूरज को पहली बार गुस्सा आया था। उसने मेरा हाथ झटक हुए कहा,
जितना कहा है उतना करो। मेरे मामलों में ज्यादा दखलंदाजी की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो मुझे धमकी देता हुआ स्टडी रूम में चला गया था, जबकि मैं हैरान और परेशान रह गई। उसका इशारा किस तरफ था, मैं अच्छे से समझ गई थी। यही अगर मैंने अपनी जबान खोली तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने भगवान से एक जीवन साथी मांगा था, लेकिन ऐसा नहीं जो मुझसे यूं बेजार रहे, दूर दूर रहे। मैंने तो भगवान से दुआओं में मांगा था कि मुझे भी प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, जो मेरे सारे दुख, सारी तकलीफों को समझे। मेरी सास पहले तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन धीरे धीरे अब उनका रवैया भी बदल लगा था। एक दिन कहने लगी, आखिर तुम्हारे यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही? अब मैं उनको कैसे बताती कि जब आपका बेटा मुझे वक्त ही नहीं देता, मुझे बीवी होने का हक ही नहीं दिया, उसने मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, तो बच्चा कहाँ से आएगा? और एक दिन जो मैंने सुना, मेरे कदमों तले से जमीर निकल गई थी। उस दिन सूरज ऑफिस से आया तो अपनी माँ के कमरे में चला गया, और जब काफी देर तक बाहर ना निकला तो मैं भी अपने सास के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही मेरे कदम ठिठक गए थे। मेरी सास कह रही थी कि आखिर तुम दोनों अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? कोई परेशानी है क्या? उधन आरती भी उदास रहती है, कहीं वह तुमसे नाराज तो नहीं? सूरज कहने लगा, मम्मी, आप बेकार में टेंशन लेती हैं, वह कोई उदास नहीं है। मैं तो उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। इतना ध्यान तो हमारे खानदान में किसी ने अपनी बीवी का नहीं रखा होगा। और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी सारी बातों को मानती है। फिर मेरी सास कहने लगी, ठीक है, लेकिन तुम अपना इलाज तो करवाओ। आखिर शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है और अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। बस मैं इसीलिए पूछ रही थी। तो सूरज ने कहा, अरे मम्मी, आरती ने आपको बताया नहीं कि वह कभी मां नहीं बन सकती। और मेरी सास यह सुनकर हैरान और परेशान हो गई थी, कहने लगी, लेकिन यह कब हुआ? मुझे तो आरती ने कोई बात नहीं बताई। और तुम्हें यह सब किसने बताया? और तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। तो सूरज कहने लगा कि कुछ पहले मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था, क्योंकि मम्मी, मुझे भी बच्चे की चाहत है। तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और डॉक्टर नहीं ही बताया कि आपकी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। आरती ने मुझसे कहा था कि अभी मम्मी को कोई बात मत बताना, मैं धीरे धीरे मम्मी जी को सब कुछ खुद ही बता दूंगी। मुझे लग रहा था कि उसने आपको बता दिया होगा, उसे आपको बता देना चाहिए था कम से कम। आप झूठी उम्मीद तो ना बांधती। आपकी बहू बांझ है मम्मी जी, वह कभी भी औलाद पैदा नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसका बहुत ख्याल रखता हूँ और सारी जिंदगी उसे अपने साथ रखूंगा। कभी दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी परवरिश आपने की है। मेरी सास को ये हकीकत सुनकर गुस्सा आया था और मैं ये सब सुनकर गम और गुस्से से कांपने लगी थी। सूरज इतना बड़ा झूठ बोल रहा था, मेरी जात के परखच्चे उड़ा रहा था। मैं अभी आगे बढ़ती, इससे पहले ही मेरी सास की आवाज आई, नहीं सूरज, उसने मुझसे झूठ बोला। इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई। वह तो कहती थी कि भगवान के घर से ही देर है। अब जब मुझे यह हकीकत पता चल गई है तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऊपर से आरती के झूठ पर भी और गुस्सा आ रहा है। अब मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। पहले मैं तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाई थी, लेकिन अब अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बताओ, मैं उससे ही तुम्हारी शादी करूंगी। मुझे जल्द से जल्द अपने खानदान के लिए बार चाहिए। बस बहुत हो गया। और यह सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने सोच लिया था मुझे अपनी सास को सब कुछ बता देना चाहिए, इससे पहले कि वो सूरज की दूसरी शादी करवा दें। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मुझे बिना जुर्म की सजा मिल रही थी। मैंने तो सूरज के व्यवहार को भी बहुत सब्र से बर्दाश्त किया था, उसकी धमकियों को सहा था, ये सोचकर कि एक ना एक दिन सूरज मेरी तरफ खींचा चला आएगा और मैं भी सूरज के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारहूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप अब मेरी दूसरी बहन के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। अगर ऐसे में मैं सूरज से बिगाड़ कर उनके घर जा बैठती तो उनकी परेशानियां डबल हो जाती। मैंने सोच लिया था, अब मैं सूरज की हकीकत
अपनी सास के सामने लेकर जरूर आऊंगी, और जब रात को सूरज कमरे में आया तो मैं पहले से ही स्टडी रूम में सोफे के पीछे जाकर छुप कर बैठ चुकी थी। बेड पर मैंने तकियों को इस तरह रख दिया कि सूरज जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि मैं सो चुकी हूँ। कुछ देर बाद ही वह स्टडी रूम में चला गया था, लेकिन मैं तो सोफे के पीछे छुपी बैठी थी और वह उसी सोफे पर आकर बैठा था। थोड़ी देर बाद वहां कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। वह किसी लड़की से बात कर रहा था, उसे अपने प्लान के बारे में बता रहा था। सुनो मेरी जान, कैसी हो तुम? आज मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि यह सब करना इतना आसान था। वो लड़की कितनी बेवकूफ है, उसको हमने इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। अब मेरी माँ मेरी मर्जी के आगे झुक गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आरती कभी माँ नहीं बन सकती, उनके खानदान को बारिश नहीं दे सकती। तो अब मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करने के लिए दिल से राजी है, बल्कि उन्होंने तो कह दिया है कि मैं उन्हें अपनी मर्जी की लड़की बता सकता हूँ। अब तुम शादी की तैयारी करो। और यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी, लेकिन मैं तो पहले ही सोचकर आई थी कि सूरज का पर्दाफाश करूंगी, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाया हुआ था। सूरज की सारी बातें मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थीं। काफी देर तक सूरज अपनी महबूबा से मोहब्बत भरी बातें करता रहा, शादी की प्लानिंग करता रहा, और मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा। वह थोड़ी देर के लिए उठकर बाहर चला गया तो मैं जल्दी से निकलकर अपनी सास के कमरे में चली आई थी। मेरी सास मुझे रात के समय अचानक अपने सामने देखकर हैरान हुई, और फिर मैंने अपनी सास को बताया कि आपका बेटा धोखेबाज है। मैं बांझ नहीं हूं, बल्कि वह अब तक मेरे करीब ही नहीं आया है। शादी को 1 साल हो गया, लेकिन उसने मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाया। फिर मैं आपके खानदान का वारिस आपको कैसे दे सकती हूँ? मेरी सास मेरे मुंह से यह हकीकत सुनकर परेशान हो गई थी, और फिर मैंने उनके सामने अपना मोबाइल खोलकर रिकॉर्डिंग रख दी, जिसे सुनकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अगले ही पल उन्होंने अपना सर पीट लिया था। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे अपने करीब बिठाया और कहने लगी, मुझे माफ कर दो आरती, जो मैंने तुम्हें गलत समझा और अपने नालायक बेटे पर भरोसा किया। जब मैंने तुमसे शादी की बात की थी, उसे तो उसने एक औरत का नाम लिया था कि वह उसे पसंद करता है, और जब मैंने पता कराया तो मुझे मालूम हुआ वह औरत तो शादीशुदा है, एक बेटे की माँ है, उसका पति उसे तलाक दे चुका है। उस औरत ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रखा था, और मैंने फौरन उस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। लेकिन सूरज उस समय आराम से मार गया था, तुमसे शादी करने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया था। लेकिन मुझे क्या पता था, वह इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाई हूँ। कुछ समय के लिए मुझे तुम पर गुस्सा आया था कि तुमने मुझे अपने बांझ होने की खबर छुपाई थी, लेकिन अब जबक मैं हकीकत जान गई हूं तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, अपने नालायक बेटे का नहीं। ये कहते ही उन्होंने अपना मोबाइल उठा और अपने वकील को फोन किया। उन्होंने रातों रात सूरज को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करा दिया, उसके सारे खर्चे सारे अकाउंट बंद करा दिए। और अगले ही दिन जब सूरज पर यह हकीकत खुली तो वो गुस्से से तिलमिला उठा था और मेरी ओर बढ़ते हुए गुस्से से चिल्लाया, ये सब तुमने किया है ना? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी सांस बीच में आई थी आरती को। अगर एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो रह सकता है, और अगर तेरा मन है तो तू इस घर से जा भी सकता है। सूरज इस घर को छोड़कर कहाँ जाता? वह नौकरी तो कर रहा था, लेकिन पीछे से मेरी सास का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उनके गांव में अच्छी खासी जमीनें थीं। उनके पति भी मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें छोड़कर मरे थे, जिनका अच्छा भला किराया आता था। सिर्फ नौकरी के बलबूते पर सूरज कुछ भी नहीं था। नौकरी में तो वह अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाता, इसलिए मजबूरन वो इस घर में रहने लगा। लेकिन अब मैंने सूरज से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, बल्कि मैं अपनी सास के कमरे में जाकर सोती थी। और जब सूरज की महबूबा को पता लगा कि सूरज अब खाली हाथ रह चुका है, तो धीरे धीरे उसने सूरज से दूरी बनाना शुरू कर दी।
यहाँ तक कि सूरज जब उसके खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था, तो एक दिन उसने सूरज को साफ साफ इनकार कर दिया कि अब मैं तुमसे और ज्यादा रिश्ता नहीं रख सकती। मुझे ऐसे कंगने आदमी के साथ नहीं रहना जो मेरे शौक भी पूरे ना कर सके। और उस दिन तेज की आंखें खुली थीं। वह कई दिन से उदास और परेशान घूम रहा था। मेरी सास और मैंने यह बात नोट की थी, लेकिन हम जानबूझकर अनजान बने रहे। और जब मैं उस दिन सोने से पहले किचन समेट रही थी तो सूरज एकदम मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। और जब उसने मुझसे आवाज लगाई तो चौंक कर मैंने उसे देखा था। वह पहले से काफी खराब हुलिये में था। मुझे उसे देखकर उस पर तरस भी आया था, लेकिन मैंने अपना दिल पत्थर कर लिया और उसकी तरफ से पीठ मोड़कर फिर से अपने काम में लग गई। सूरज बहुत ही दुखी अंदाज में बोला था, आरती, मुझे माफ कर दो। मैं तो उस औरत की मोहब्बत में पड़ चुका था, लेकिन मुझे क्या पता था वह मोहब्बत नहीं, एक धोखा है। वह सिर्फ मेरे पैसे की खातिर मेरा इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अब जब को उसकी हकीकत खुली तो मुझे तुम्हारा प्यार याद आया, तुम्हारे साथ अपना पवित्र रिश्ते का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो आरती, आगे से मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस मेरी गलतियों को माफ करके मेरा हाथ थाम लो। तेज ने मेरा हाथ थाम लिया था, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया और अपनी सास के लिए दूध का गिलास लेकर मैं उनके कमरे में चली आई। तेज थके थके कदमों से अपने कमरे में चला गया था और जब मैंने अपनी सास को दूध का गिलास दिया तो उन्होंने दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया। मैं उनके बराबर में बैठ गई थी। आज मेरे दिल के जज्बात कुछ अलग थे। सूरज को माफ भी करना चाहती थी, लेकिन जब उसकी पिछली करतूतों के बारे में सोचती तो मेरा दिल उसकी तरफ से मैला हो रहा था। मेरी परेशानी को शायद मेरी सास ने भांप लिया था। कहने लगी, क्या बात है, कोई बात हो तो मुझे बता सकती हो। और मैंने अपनी सास को कुछ देर पहले हुई सूरज के साथ सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने गहरी सांस ली थी। कहने लगी, आरती, पति को काबू में रखना औरत की जिम्मेदारी होती है। पत्नी हर मुमकिन कोशिश करती है कि उसका पति कहीं बाहर इधर उधर मुंह ना मार पाए, क्योंकि मर्द तो एक आवारा भमरा होता है, उसे कैद करके रखना पड़ता है, वरना वो अपनी नेचर से बाज नहीं आता। और फिर यह तो बहुत अच्छी बात है कि सूरज तुम्हारी मोहब्बत में पड़ चुका है, उसके दिल में तुम्हारे लिए जज्बात जागने लगे हैं। ये एक अच्छा मौका है बेटा, तुम तेज के बड़े हुए हाथ को थाम लो। उसे माफ करके उसे एहसास कराओ कि तुमने उसे माफ करके उस पर एहसान किया है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो सूरज फिर से इधर उधर भटक सकता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो आरती, मैं चाहती हूँ हमेशा तुम मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रहो। इसीलिए मेरे कहने पर एक बार सूरज को माफ कर दो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। इतना तो मेरा दिल कहता है कि सूरज अब सच में सुधर चुका है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सास के समझाने पर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी। मुझे कमरे में आता देखकर सूरज का चेहरा खिल उठा था। मैं चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। सूरज जल्दी से मेरे पास आया था। मेरा हाथ थामकर उसे चूमते हुए बोला, मुझे माफ करके तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है आरती। वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। उसकी आंखों में इस बार सच में आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ, हाँ वाकई सूरज अब बदल चुका है। उस रात मैंने सुकून से अपना सर सूरज के कंधे पर टिका दिया था, और वाकई सूरज ने मेरे साथ दोबारा बेवफाई नहीं की थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत मोहब्बत दी। अगले ही साल मेरी गोद में एक प्यारा सा बेटा आ चुका था, जिसे पाकर मेरी सांस खिल उठी थी। सूरज को भी मेरी सास ने पूरे अधिकार दे दिए थे। वह खुले दिल से पैसा खर्च करता था, लेकिन अपनी राह से भटका नहीं था। वह बस मेरा, मेरे बेटे का और अपनी माँ का ख्याल रखता था। और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति और बिल्कुल माँ के जैसे प्यार करने वाली और मुझे समझने वाली सास मिली थी। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।